नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। एचपी टेट की प्रिपरेशन या फिर हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन आपके पास ओवरऑल सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की किसी की भी प्रिपरेशन करें, इसमें साइकोलॉजी और जीके सेक्शन आपका इंक्लूड रहता है। स्पेशली आपके पास रहेगा ये क्लास 3 और क्लास 4 के लिए। क्लास 1 क्लास 2 अगर चाहे तो बेसिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, उसके माध्यम से आप बेसिक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, साथ साथ आप रिप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस पर्वत का एक उदाहरण आपके पास है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो आपने बताना है द हिमालयन माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। तो ये किसका है, वर्लित। ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात की गई थी, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किस में आता है, ये वर्लित पर्वत का एक एग्जाम्पल आपके पास है। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न आपके पास है, सिंधु नदी की सहायक संधि कौन सी इसमें है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर देखिए तो व्यास का सिंधु की सहायक नदी है, बिल्कुल है। चिनाब है, सतलुज, क्या ये सभी आपके पास जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो बिल्कुल आपके सही बात है। इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाना था ऑप्शन डी। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इनमें से कौन सी। ऑप्शन है लोनार है, डल है, वुलर है और पुष्कर झील है। तो कौन सी झील आपके पास सबसे बड़ी है जो कि ताजे पानी के रूप में देखने को मिलती है, ये वुलर झील आपके देखने को मिलती है। ऑप्शन जो सी है, निस्संदेह इसको आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए। प्रश्न आपके पास क्या है, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। हाउ मेनी डेज डज इट टेक द मून और इट टेक द मून टू ऑर्बिट द अर्थ। तो कितने डेज आपके पास ये लेता है, कितने दिन आपके परिक्रमा में आपके लगते हैं, इसकी परिक्रमा जो है कितने दिन में आपकी पूरी होती है। सभी को पता होगा ये आपके पास 27, ये पृथ्वी की परिक्रमा भी इतने ही करता है। अपनी जो परिक्रमा है, अपना जो आपके पास घूर्णन है, वो भी 27 डेज में ही पूरा करता है। तो दोनों सेम इसकी जो है रहती हैं। तो इसमें ऑप्शन जो डी है, ये निस्संदेह आपके सही हो जाएगा। पहला पृथ्वी दिवस आपके कब मनाया गया है। When was Earth Day celebrated for the first time? पहली बार ये मनाया गया था 1970 में, 1970 की बात है, 22 अप्रैल को। डेज में भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस आपके कब मनाया जाता है। अर्थ डे ये 22 अप्रैल को आपके मनाया जाता है। हर बार इसकी थीम अलग रहती है, तो थीम से भी प्रश्न बनने के कई बार चांस आपके रहते हैं। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। प्रश्न आपके पास है, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। थ्रू विच पास डज द सतलुज रिवर एंटर इन इंडिया। ये आपके पास दर्रे आपके दिए हैं, जोजिला है, बनिहाल है, शपकिला है एंड नाथुला है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपने देख लिया है। निस्संदेह आपने अभी तक गेस भी कर लिया होगा। तो ये आपके शिप की दर्रा जो आपके देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश में जो है सतलुज नदी आपके प्रवेश करती हैं। दर्रा आपसे पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। साथ में हो सकता है कि आपसे पूछी जाए कि किस श्रृंखला से आपकी आती हैं, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला आपके देखने को मिलती है। हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं। मंडल आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके पास सर्कल ऑफ एरोप्लेन फ्लाई इन, किस सर्कल में आपके उड़ते हैं, तो सर्कल आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्या सौर मंडल है, समताप मंडल है, मध्य है या फिर बाह्य मंडल है। आसान सा प्रश्न है, निस्संदेह आप सभी को पता होगा। जो आपके वायुयान के लिए सबसे आदर्श जो आइडल जो आपके माना जाता है, वो आपके पास किसको माना जाता है, समताप मंडल को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम संबंधी घटनाएं आपके घटित होती है। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू मेटेओरोलॉजिकल फेनोमेना अकेयर। तो यहाँ पे किस मंडल के अंदर जो मौसम संबंधी सारी घटनाएं हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपके पास बादल हो गया, आंधी तूफान आपके आता है, बिजली की कड़कड़ाहट है, ये सारी आपके घटनाएं जो है किस मंडल का आपके हिस्सा है, ये सौरमंडल का है। सौरमंडल पहले आपके लेयर है, इसी में सारी तरह की मौसम की घटनाएं आपके देखने को मिलती है। इसी कारण इसमें वायुमंडल में जो आपके पास हम देखते हैं, जो पहली परत में कभी भी आपके पास जो है वायुयान नहीं उड़ाए जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कई बार मौसम खराब रहता है तो टेक ऑफ जो आपके पास करने में आपके बचा जाता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर आपके पास मौसम संबंधी घटनाओं के कारण कई बार जो है ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो कि अप्रिय घटनाओं का रूप ले लेती है। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह किन दो कक्षाओं के मध्य देखने को मिलते हैं। बिटवीन विच ऑर्बिट आर एस्ट्रॉयड फाउंड। ये बहुत बार प्रश्न आपके बनते हैं। क्षुद्र ग्रह वाला, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टिका है ये किन दो ग्रहों के मध्य आपके देखने को मिलती है। एक ग्रह इधर है, एक ग्रह आपके यहाँ माना जाता है। ये जो ग्रह हैं दो, ये दोनों आंतरिक और बाह्य ग्रहों को भी अलग करते हैं। तो ऐसे भी कई बार प्रश्न आपके बनता है। कौन से दो ग्रह है,
मंगल और बृहस्पति। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके सही हो जाना था। नेक्स्ट आपके पास अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड है वायुमंडल के किस परत में आने पर ये जल जाते हैं। आपके पास प्रश्न क्या है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू मेटेरिस्टिक एंटरिंग फ्रॉम स्पेस गेट बर्न। तो किस मंडल में आकर ये जलना शुरू हो जाता है। मंडल आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। ये किसकी बात की गई है, ये आपकी है मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल में जैसे ही आपके पास ये आते हैं वैसे ही आपके पास जो है ये जलना आपके पास शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास क्या है, भूकंपीय तरंगों की पहचान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट सिस्मिक वेव। तो भूकंपीय तरंगों की पहचान किस उपकरण के माध्यम से की जाती है, यहाँ पर सीधे तौर पर प्रश्न आपके रहेगा। तो भूकंप की तरंगों की पहचान आपके किसके माध्यम से की जाती है, इसके लिए यंत्र जो प्रयोग किया जाता है सिस्मोमीटर। तो ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके सही है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में। अगर आपका स्कोर यहाँ पर जियोग्राफी का है, इजी क्वेश्चन मैंने डाले हैं, बहुत इजी डाले हैं, ऐसे प्रश्न जो रिपीटेड आपके आते रहते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। 80 तो आपके आ जाने चाहिए। 80 नहीं आया तो 60 से 80 के बीच में जहाँ भी रहेंगे वो आपके पास इनफ रहेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही है। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। तो यहाँ पर आपके पास ये कौन सा है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सभी को पता है लाल ग्रह कौन है, तो आपके पास मंगल है। इसको नंगी आंख से भी आपके देखा जा सकता है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। वो कॉल्ड द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन। पिछला जो मॉक टेस्ट हमारा रहा था उस मॉक टेस्ट में भी हमने डिस्कस किया है, अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये निसंदेह सही आना चाहिए। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का मतलब क्या है, श्वेत क्रांति का मतलब है वाइट रिवॉल्यूशन जो आपके पास है, इसका मतलब है दुग्ध क्रांति इसको कहा जाता है। ये दूध से संबंधित है, दूध की मिल्क प्रोडक्शन जो है उससे संबंधित आपके पास ये देखने को मिलती है। वर्गीस कुरियन, ऑप्शन फर्स्ट राइट। नॉर्मन बारलोग किससे संबंधित है, पता होना चाहिए। और एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिए, हमने डिस्कस किया है क्लास के अंदर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आपके देखेंगे। पृथ्वी का घूर्णन कब होता है। पृथ्वी का घूर्णन आपके पास कब देखने को मिलता है। व्हेन डज द अर्थ रोटेट। ऑप्शन आप देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसको पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है, ऐसे हम कहेंगे। ये जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तब इसको आपके घूर्णन कहा जाएगा। जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा करती है तो उसको घूर्णन कहा जाएगा। जब पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करती है तो किसे कहा जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, ध्यान से आपने प्रश्न पढ़ लिया है, एक बार फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे। पृथ्वी का घूर्णन कब होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो अपनी परिक्रमा जब करती है, अपनी परिक्रमा करेंगे, इसको आपके घूर्णन कहा जाएगा, परिक्रमण भी इसको कह सकते हैं। जबकि जब सूर्य का जो आपके चारों चक्कर लगाएगी पृथ्वी तो उसको परिभ्रमण आपके कहा जाएगा। तो यहाँ पर अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूम रही है इसको आपकी पृथ्वी का घूर्णन हम कहते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी जो घूम रही है उसको आपके क्या कहा जाएगा, उसको घूर्णन कहा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो फिर इसको क्या कहा जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन इसको कहा जाता है। और एक चक्कर अपना जो पूरा करेगी अपना घूर्णन ये 24 आवर में, इसी कारण आपके दिन और रात होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया। आगे चलेंगे। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी आपके देखने को मिलती है। अमरकंटक से आपकी जो नदी निकलती है उसका ओरिजिन आपके पूछा गया है। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। ये नर्मदा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। और आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा विश्व की सबसे गहरी, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये कौन सी है। ये बेकाल झील है। कहाँ पर है, कहाँ पर आती है, ये रूस में आती है, रशिया में आपकी ये देखने को मिलती है। बेकाल झील सबसे गहरी है विश्व के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है, कौन सी झील तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। विच लेक इज फेमस फॉर फ्लोटिंग वेजिटेशन एंड मड आइसलैंड। तो सभी को पता होगा ये कौन सी झील आपके है जहाँ पर जो है तैरती हुए जो आपके पास टापू के रूप में वनस्पति आपके देखने को मिलती है, ये लोकटक झील है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है और फर्स्ट ही आपके सही है। नेक्स्ट,
हीराकुंड बांध आपके पास किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध आपके किस नदी पर बना है? ऑप्शन आप देख लीजिए, कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी या फिर सतलुज नदी। हीराकुंड बांध आपके किस नदी पर बना है? ये आपके जो देखने को मिलता है ये महानदी पर आपके देखने को मिलता है। अगर आपने नदी आपने किया है कवर तो बिल्कुल आपके सही है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, या महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, तेलंगाना है। ये वाले जो ऐसे प्रश्न हैं झील वगैरह वाले, ये एक क्लास के अंदर तो कभी कवर नहीं होते, तो इसको मिसलिनियस जीके के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। और मिसलिनियस से कहाँ से कौन सा प्रश्न बन जाए ये हमें खुद भी आइडिया नहीं होता है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र की भी हमने बात की, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न आपके पास है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बांध आपके पास दिए गए हैं और हमने गुरुत्वाकर्षण वाले बांध की पिछली जो वीडियो के अंदर बात की थी, और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाईएस्ट डैम इन इंडिया के बारे में। तो हाईएस्ट डैम आपके पास कौन सा है? ये टिहरी बांध आपके पास है, इंपॉर्टेंट है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से देखिए तो आपके पास भाखड़ा डैम आपकी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड इन ऑन विच रिवर? तो सभी को पता होना चाहिए सरदार सरोवर बांध जो बना है ये किस नदी पर बना है। और इसके साथ ही आपके पास सरदार पटेल की जो आपकी स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, उसका अनावरण भी अभी पीछे आपके हुआ है, जो पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा आपके दे रहा है। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध भी आपसे पूछा जाता है। तो ये गुजरात में आपके पास साधु बट जो है पहाड़ी पर आपके ये देखने को मिलता है, या टापू पर देखने को मिलता है, टापू कह सकते हैं, पहाड़ी कह लीजिए, जो साधु बट के ऊपर आपके ये देखने को मिला, नर्मदा नदी पर एक्चुअल में ये बना है, और वहाँ से सीधा इसका व्यू आपके देखने को मिलता है। तो उस करके इसको आपने याद रखना, नर्मदा नदी, ऑप्शन सी आपके सही है। भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बिल्ट इन इंडिया? तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाई जा रही है, बिजली उत्पादन के लिए भी लाई जा रही है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि मल्टीपल आपके पास पर्पज़ रहेंगे। मल्टीपल पर्पज़ कैसे होगी कि एक नहीं बल्कि दो तीन काम उससे हो रहे हैं। पानी आपके पीने का पानी हो सकता है, सिंचाई का पानी हो सकता है, साथ में आपके पास जो है बिजली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पास बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में पहली जो परियोजना आपकी बनी थी वो दामोदर, आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन सी पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलती है? ऑप्शन आप देख लीजिए, और एक बार इंग्लिश में इसको मैं रीड आउट कर लेता हूँ। माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज इन विच माउंटेन रेंज? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो अगर आपने माउंटेन रेंज वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपके अभी जो है लास्ट 8 से 10 डेज पहले ही एक वीडियो मैंने डाली है माउंटेन रेंज वाली, तो हिमालयस वाली, उसमें ये आपके पास क्वेश्चन कवर है, उसको आपने एक बार जरूर देख लेना, सारे आपके कवर हो जाएंगे। आपके ऑप्शन यहाँ पर चार दिए हैं, कौन सा इसमें से सही होगा? तो आपके वृहत हिमालय का भाग है माउंट एवरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर याद कर लीजिए। सबसे गर्म ग्रह आपके कौन सा माना जाता है? सबसे गर्म ग्रह के रूप में जो है आपके जो है कौन सा? चलिए इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फाइंड आउट के लिए आपको छोड़ देता हूँ। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसे आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऐसे आपने इसको जो है कवर करना है। ये तो सबको पता होना चाहिए, तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, छोड़ कर किया है जानबूझकर। जिनको ये भी नहीं पता तो समझ लेना कि आप जो है जियोग्राफी में फिर ना के बराबर आपकी तैयारी है, और समय अभी है तो फिर आप तैयारी जरूर कीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में किस राज्य में एक्चुअल में है ये पूछा गया है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील आपके देखने को मिलती है, जो कि आपके पास किस राज्य में है? ओडिशा। नेक्स्ट, इनमें से आपके पास कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा? बाकी सभी की सभी नदियां हैं वो गंगा की सहायक है, ऐसे हम मानकर चले, या फिर आपको समझ आ गया है तो फिर ये मानकर चले कि एक नदी ऐसी है जो कि सहायक नहीं है, नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी नहीं है। तो झेलम नदी को छोड़कर बाकी चाहे सोन नदी की बात करें, यमुना की बात करें, गंडक की बात करें, ये सभी जो है ट्रिब्यूटरीज है किसकी?
गंगा रिवर की। आगे आपके पास चलेंगे, आगे आपके पास है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है। हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच ऑन अर्थ। कितना समय लगेगा, तो ये सभी को पता होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। हालांकि 16.6 से आगे अगर इसको कंप्लीट लिखना होगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि 8 मिनट 60 सेकेंड ऑप्शन में नहीं होता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड फिर होगा, तो ये भी बिल्कुल आपके सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आपके पास एक्यूरेट आंसर आपको दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर एक्यूरेट दिया जाएगा तो 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड आपके जो लगते हैं इंपॉर्टेंट आपके पास ये रहेगा। तो 8 मिनट 16 सेकेंड आपके पास पहली जो सूर्य की किरण है पृथ्वी तक पहुंचने में समय लग जाता है। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे धौलाधार श्रेणी किस हिमालय का भाग है। द धौलाधार रेंज इज ए पार्ट ऑफ विच हिमालय। धौलाधार किस हिमालय का भाग है, ये प्रश्न आपके पास एग्जाम में आता रहता है। तो ये लघु हिमालय का भाग आपके पास है। धौलाधार किस श्रेणी में आता है, जास्कर किस श्रेणी में आता है। आज मैंने HPGK की एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, उसमें भी ये कवर किया है, उसको भी देख लेना आपने, उसमें भी आपको लग जाएगा पता। नेक्स्ट आपके पास है निम्नलिखित में से आपके पास जो है कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपके देखने को मिलती है। कौन सी भारत की सबसे पुरानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। अरावली रेंज। अरावली रेंज आपके पास सबसे पुरानी आपके आती है। इसकी जो है हाईएस्ट जो शिखर है वो भी पूछा जाता है, बता दीजिए ज़रा। हाईएस्ट शिखर अरावली जो है आपके पास श्रृंखला है, उसका हाईएस्ट जो शिखर है क्या आपके देखने को मिलता है, क्या नाम है, उस किस नाम से उसको जाना जाता है, ऐसे प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, किस पर्वत श्रृंखला को सहरदी पर्वत कहा जाता है। सहरदी पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है। सहरदी माउंटेन्स नॉन किसको आपके जाना जाता है, ये आपने बताना है। ये आपके पास पश्चिमी और पूर्वी घाट दो में से एक क्लू मैं आपको देता हूँ। इसमें से सहरदी जो है पर्वत किसको कहा जाता है, या सहांद्री आपके होगा। ये सहरदी शायद मुझे लग रहा है कि टाइपिंग में से सहांद्री होगा। ये सहांद्री पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है, ये पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट ऑप्शन कहाँ पर है आपके, ऑप्शन डी में आपके देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके पास है कंचनजंगा जो है किस राज्य में आपके देखने को मिलता है। कंचनजंगा किस राज्य का भाग है। कंचनजंगा आपके पास नेपाल है, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। आपने बताना है कंचनजंगा किसका भाग आपके देखने को मिलता है, किस राज्य में आता है। अभी भी नहीं पता तो फिर समस्या रहेगी, सिक्किम का ये भाग है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु। अभी मैं बात कर रहा था, मैंने आपके लिए दिया था ये होमवर्क का प्रश्न, लेकिन आपके ये कवर हो गया है। तो अब कवर हो गया है तो इसको देख लीजिए और रिप्लाई भी कीजिए साथ में जिन्हें पता लग गया है। अरावली जो आपके पास है, अरावली ये राजस्थान में आपके पास देखने को मिलता है। राजस्थान में जो उसका जो आपके पास हाईएस्ट जो पॉइंट आपके हैं उसको गुरु शिखर के नाम से आप जानते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है निस्संदेह सही होगा। 33 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। देशांतर यानी कि आपके पास लॉन्गिट्यूड लाइन, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन अब जब ये पृथ्वी का आपके पास इस तरह से गोलार्ध है तो लॉन्गिट्यूड लाइन इस तरह से आपकी चल रही है। तो एक जो गोल वस्तु है, गोल वस्तु का व्यास कितना होता है, एक जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक आप चले तो आपको क्या कहा जाएगा कि 360 डिग्री आप घूम गए। तो यहाँ पर 360 डिग्री आपकी लाइन रहती है, हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो टोटल इसका राइट आंसर क्या होगा 360। जबकि आपकी अगर लेटीट्यूड पूछा जाता है तो लेटीट्यूड लाइन आपके पास जो है वो लेटीट्यूड लाइन हम देखते हैं तो किस तरह से डिवाइड रहती हैं। लेटीट्यूड लाइन इस तरह से आपके खींची जाती हैं जो कि डिवाइड आपके रहती हैं। आपके जो कोण आपके बनता है, एक डिग्री पर एक लाइन आपकी लेटीट्यूड खींची गई है। 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, 90 कितना होता है 180, और एक आपके पास बीच में जिसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री आपके पास लेटीट्यूड लाइन इसको कहा जाता है, भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, इक्वेटर लाइन इसको कहा जाता है। तो एक लाइन ये होगी तो 180 + 1 कितना होता है 181। तो लेटीट्यूड लाइन अगर पूछी जाती, अक्षांश रेखाएं पूछी जाती तो फिर क्या कहते कि कितनी होती है टोटल 181। जब हमें से क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी कि आपके पास 360, क्योंकि आपके पास 0 से स्टार्ट होगा तो वहीं पे आपके पास
वापस पहुंच जाएगा, जबकि जो है भूमध्य रेखा से ऊपर भी 90 है और भूमध्य रेखा से नीचे भी 90 है लैटिट्यूड में, तो फिर ये एक रेखा बीच वाली अलग है। जबकि यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो पर ही वापस आ जाएंगे, उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, जबकि लैटिट्यूड के साथ ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड में ऐसा है कि 360, तो 360 ही आपके राइट होगा, 361 नहीं होगा, है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपके पास क्या है, प्रश्न आपके पास है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में सूर्य को कितना समय लगता है। देशांतर रेखाएं आपके पास खींची गई है और यही देशांतर रेखाएं आपके पास क्या है, ये टाइम बताती हैं। ये टाइम बताती हैं, हर किसी कंट्रीज के अंदर टाइम जोन जो डिसाइड किया गया है इन्हीं देशांतर रेखाओं के द्वारा किया गया है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूर्य को पहुंचने में समय लगता है 4 मिनट। यही कारण है कि आपके पास 82.5 डिग्री पर आपके पास भारत की जो मानक रेखा आपके निर्धारित की गई है, अब इसको आप 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 घंटे 30 मिनट आपके आ जाएगा। इसको आप एक बार करके देखना, मिनट में इसको जोड़ के देखना, उसके बाद उसको डिवाइड कर देना आर में, घंटों में, तो हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत का समय क्षेत्र कौन से देशांतर पर निर्धारित किया गया है। यही वाली चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के चक्कर में अगले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता देता हूँ। तो ये 82 डिग्री 0.5 आपके पास जो है ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड रहेगा, ये आपने पूर्वी देशांतर रहेगा। पूर्वी देशांतर क्यों रहेगा, ये 2 भागों में डिवाइड है पृथ्वी, यहाँ पे 0 डिग्री है लाइन, 0 डिग्री से इधर वाले ये पश्चिमी देशांतर है, सभी के सभी देश, यहाँ पर जो लाइन जाएगी वो आपके पास पूर्वी देशांतर में सभी देश आपके देखने को मिलेगी। इस तरह से 2 तरह से डिवीजन इसका देखने को मिलता है। यहाँ पे 0 डिग्री से आपके पास इस साइड वाले जितने भी देशों में ये रेखा जाएगी उन सभी में पूर्वी देशांतर लगेगा, पश्चिमी देशांतर लगेगा, जबकि भारत साइड वाले, जापान साइड वाले जितने भी देशों में ये रेखा जाएगी उसमें पूर्वी देशांतर लगेगा। पूर्व कहाँ पर है, पूर्व जापान में है, तो पूर्व आपके इस साइड को होगा। पश्चिम हम किसको कहते हैं, पश्चिमी देशों में अमेरिका रहता है तो पश्चिमी हम उस साइड को आपके कहते हैं। 0 डिग्री आपके पास जो है ये ग्रीनविच लंदन से निर्धारित आपके किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। अब आपने बताना है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार, स्टार कौन सा है, किसको स्टार के रूप में माना जाता है। क्या सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, शुक्र है। आप सभी को पता है चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी आपके ग्रह है और शुक्र भी आपके ग्रह है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, सूर्य। तो सूर्य को आपके पास क्या एज स्टार आपके माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, किस राज्य को जाना जाता है, ये पंजाब को जाना जाता है। और निस्संदेह आपको आता भी होगा, विच इंडियन स्टेट इज नोन इज द लैंड ऑफ 5 रिवर, तो 5 नदियों के जो है भूमि के रूप में जाने जाने वाला राज्य है पंजाब। अगला प्रश्न आपके पास है, 1936 में भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1936। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपने बताना इसमें से ऐसा कौन सा। पहले तो अगर आप 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक तो अगर आपको पता होगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था 1936 में, एक तो अगर इस हिसाब से पता है तब भी पता लगेगा। दूसरा, इनमें से 1936 में किसको स्टेब्लिश किया गया फिर भी आपको पता लग जाएगा। दूसरा, इसमें एक और बनता है कि इसमें प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था भारत का, ऐसे भी आपको पता लग सकता है। ये सारे के सारे एक ही के साथ जुड़े हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो देखने को मिलता है, इम्पॉर्टेंट है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रूप में इसको जो है स्टेब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, विच कंट्री फॉर्म द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो आप सभी को पता होगा भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश। अफगानिस्तान के साथ तो सबसे कम आपके देखने को मिलती है, पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी हद तक है, चीन के साथ भी काफ़ी हद तक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपके पास बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरह से आपके घिरा हुआ है भारत के जो है स्टेट के साथ, तो बांग्लादेश के साथ जो लगती हैं इसके सीमा। तो बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है उसको आपके पास क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाती हैं और वही आपके भारत के साथ भी है बांग्लादेश की। इसका रीज़न क्या है, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब रेड क्लिफ का निर्धारण किया गया था, तो उस समय आपके पास बांग्लादेश जो वर्तमान में है वो पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, तो उस करके उस सीमा का नाम अभी भी रेड क्लिफ ही आपके देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, भारत में जीएसटी की शुरुआत किस वर्ष हुई है, इन विच ईयर जीएसटी वाज स्टार्टेड इन। याद आ जाना चाहिए 2017।
निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? तो ये किसकी है? शायद पिछली जो है उसमें भी हमने कवर किया है। तो ये आपके पास भील ऑप्शन जो आपकी बी है निस्संदेह सही हो जाएगा। किस क्रिकेटर को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाने वाले क्रिकेटर आपके कौन है? ये कपिल देव है। स्पोर्ट्स से ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। भारत में जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। केरल की अगर हम बात करें तो केरल को आपके पास रेशम उत्पादक के सबसे बड़े राज्य के रूप में भारत में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, केरल नहीं होगा, कर्नाटक होगा। ठीक है, केरल में नहीं है। केरल में तो सबसे पहले जो आपके पास वर्षा आती है जो कि मानसूनी वर्षा है, उसका आगमन आपके देखने को मिलता है, ये कर्नाटक होगा। रेशम का पूछा है तो ये कर्नाटक आपके देखने को मिलेगा। कॉफ़ी के लिए भी कर्नाटक ही आपके फेमस है, तो कर्नाटक को उस करके दोनों के साथ रिलेट आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल वोटिंग डे सेलिब्रेटेड? ये 25 जनवरी 1950 की बात है, जब इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था 25 जनवरी को हुआ था। इसी कारण आपके पास जो 25 जनवरी है सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वोटर डे, तो ये भी आपने याद रखना है। गांधी जी या गांधी जी नहीं, ये गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी जी से प्रश्न आपके बनते रहते हैं, इसमें आपके प्रश्न पूछा गया है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपके पास नदियाँ दी गई हैं, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, गोदावरी तो है नहीं, महानदी और चंबल। तो चंबल नदी पर आपके पास ये गांधी सागर बांध आपके देखने को मिलता है। ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके सही था। भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। विच सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक क्षेत्र में भारत में फैली हुई है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी भी इसको कहा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी। किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? इन विच ईयर द स्वेज कैनल वॉज ओपन फॉर ट्रेड? कब आपके पास खोली गई थी, कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1869 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि इसको जो है व्यापार की दृष्टि के लिए इसको खोल दिया था 1869। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? रबी आपके पास हो गई, खरीफ आपके पास होगी, जायद की फसलें होगी, रट्टा मार लेना, रट्टा मार के आ जाएगा। ये जितनी भी रबी की फसलें तो ऐसे याद रखना, गा जू चाहे मन तेरा। गा से आपके पास गेहूँ, जो, चना, मटर, बस इतनी अगर याद रख लेंगे तब भी चल पड़ेगा काम कि रबी की फसलों में से गेहूँ, जो, चना, मटर, इसमें से कहीं ऑप्शन में कुछ दिख गया रबी का पूछा गया है तो आप इसमें पहचान लोगे, बस इतना याद रखना। तो अभी फिलहाल आपके पास इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो गेहूँ जो है रबी की फसल है। इसका मतलब बाकी की जो फसल है सोयाबीन, चावल, मक्का, ये कौन सी है? ये खरीफ की फसलें हैं। मोटा अनाज जितना भी ये खरीफ में आपके आता है, ये आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हिमाचल से संबंधित है। वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये टाशीगंग में आपके पास देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट ऑप्शन से इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, भारत का पहला जीवाश्म पार्क किस जिले में है? ये प्रश्न भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इंडियाज फर्स्ट फॉसिल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है? पहला जीवाश्म पार्क, फर्स्ट फॉसिल पार्क आपके देखने को मिलता है, ये सिरमौर में देखने को मिलता है। सिरमौर में कहाँ पर देखने को मिलता है? सिरमौर में आपके पास जो है ये सुकेती झील भी है और सुकेती फॉसिल पार्क भी। इसका नाम जो है जीवाश्म पार्क का, इस फॉसिल पार्क का नाम क्या है? सुकेती। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है, ये सिरमौर में आता है। जूकालाम एक औद्योगिक क्षेत्र आपने सुना होगा सिरमौर में, उसके नियर बाय बिल्कुल है, 2-3 किलोमीटर का है, उससे ज़्यादा नहीं है आपके डिस्टेंस। अगला प्रश्न आपके पास है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव वॉन द फर्स्ट नोबेल प्राइज? तो पहले इंडियन, ये तो आपको आ जाना चाहिए प्रश्न, और आता भी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर।
बाकी को आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मिला नहीं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पर, कहाँ पर आपके पास ये देखने को मिलता है? सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विच प्लेस रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल? ये मानेसरा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला आपके पास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वो ब्रॉट द बुक एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन आपने देख लिए हैं, उम्मीद है आपको आता भी होगा। ये सरदार पटेल की आपके पास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में देखने को मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या करेंगे, माफ़ करिएगा, एन ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की होगी, माफ़ करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बुक है, तो उसको आप याद रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी नहीं की है, पटेल नहीं होंगे, ठीक है, पटेल को आप छोड़ दीजिए। 38 पैरेलल जो लाइन है, ये किस के मध्य आपके देखने को मिलती है? 38वीं, क्या कहेंगे इसको, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, इंपॉर्टेंट है। भारत चीन के मध्य एक सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम, जिसको आपके पास अलग अलग नामों से आपके जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न बनते हैं, फ्रांस और जर्मनी के मध्य एक सीमा रेखा है, किस नाम से जानी जाती है? फिलहाल इसका जो राइट आंसर हम देखेंगे 38 जो किसके मध्य, उत्तर कोरिया और आपके पास दक्षिण कोरिया के मध्य देखने को मिलती है। कागजी मुद्रा का प्रयोग करने वाला प्रथम देश कौन था? कागजी मुद्रा यानी कि विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू यूज पेपर करेंसी? तो पेपर करेंसी यूज किसके द्वारा की गई थी पहली बार? ये आपके पास चाइना द्वारा। ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पर सही हो जाएगा। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पर स्थित है? विच वॉज द फर्स्ट कंट्री, हो गया आपके पास ये क्वेश्चन, ठीक है। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द माउंट अन्नपूर्णा लोकेटेड? तो ये अन्नपूर्णा जो आपके पास है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये माउंटेन, ये नेपाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी अगर आपने किया है सही है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न आपके आया है। विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार? ऑप्शन यमुना, कोसी, ताप्ती, गंडक, जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन सा इसमें से राइट होगा? समय लीजिए, आप सोच लीजिए, आप विचार कीजिए और फिर आपका रिप्लाई मैं लिखता हूँ। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, ऑप्शन सी, और निस्संदेह काफ़ी को आता भी है। नेक्स्ट, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? इन विच स्टेट वॉज पंचायती राज स्टार्टेड फर्स्ट? तो यहाँ पर आपके पास पहले किस राज्य में आपकी इसका जो है स्टार्ट हुआ है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में? ये राजस्थान में, राजस्थान का एक ज़िला था नागौर, नागौर। और ये जो स्टार्ट हुआ था पंचायती राज, ये परिणाम था आर्टिकल 40 का। आर्टिकल 40 में लिखा गया था कि आपके राज्य सरकार को जब लगेगा तो वो स्थानीय स्वशासन के रूप में जो है पंचायतों का गठन करेंगी। और ये आर्टिकल जो 40 गांधीवादी सिद्धांत में आता है। गांधीवादी सिद्धांतों में वो सारे आर्टिकल आएंगे जहाँ पर गांधी जी ये मानते थे कि किस तरह से जो है पहले गाँव का विकास किया जाए, जब गाँव का विकास होगा तो फिर शहर अपने आप डेवलप होते चले जाएंगे। जबकि चल कैसा रहा है, उल्टा चल रहा है, पहले शहर विकसित हो रहे हैं और शहर से अब गाँव की ओर विकास चल रहा है। जबकि गांधी जी चाह रहे थे कि पहले किसका विकास किया जाए, पहले गाँवों का विकास किया जाए और शासन जो है वो स्थानीय स्वशासन आपको देखने को मिले, तब जाकर आपके पास बात बनेगी, लोगों के हाथों में सीधे शासन, लोकतंत्र की बागडोर आपकी दी जाए। तो यहाँ पर आर्टिकल 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया। ये 1959 की बात है, ये भी आप याद रखेंगे। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम, ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन दिए गए हैं। ओणम आपके मनाया जाता है केरल में, ठीक है। समय इसमें मैंने ज़्यादा नहीं दिया। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला कौन सा राज्य है? भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला कौन सा राज्य है? किस राज्य में सबसे अधिक आपके पास शुगर जो मिल्स है वो आपके देखने को मिलती है? इम्पॉर्टेंट, और आई नो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न आपके पास है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये प्रश्न अधूरा है। केंद्रीय आलू,
अनुसंधान कहाँ पर स्थित आपके देखने को मिलता है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन आप देखिए तो मुझे इस हिसाब से आलू जब मैंने इसमें लगा दिया तो ये तो आपके कुफरी होना चाहिए, इसमें कुफरी एक ऑप्शन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कुफरी आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, बता दीजिए किस पठार को जो विश्व की छत के रूप में आपके जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके पास किसको विश्व की छत के रूप में जाना जाएगा? तो आपके पास तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी। और बहुत बार प्रश्न ये रिपीटेड रहता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? तो ये भी पता होगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? थोड़ा फास्ट चलेंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपके स्टार्ट हुआ है 2014 में, सितंबर 2014। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट इज द गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई स्लोगन वॉज गिवन बाय। तो ये भी आपको सभी को पता होगा कि करो और मरो, ये जब आपके पास 1942 में जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन है उसके संदर्भ में इसको देखने को मिला। ये महात्मा गांधी ने दिया था, जबकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस की कोटेशन आपके देखने को मिलती है। 20 रुपये के नोट पर किसका रूपांकन छपा है? तो आपने जो 20 रुपीज़ के नोट देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि किसकी जो है चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। वो डिज़ाइन इज प्रिंटेड ऑन द 20 रुपीज़ बैंक नोट। तो यहाँ पर आपके पास एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका उल्लेख, एलोरा की गुफाएं आपके पास किस राज्य में है भारत के? बताना ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे आपके पास शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? शक कैलेंडर, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द शक कैलेंडर? तो पहला महीना आपके माना जाता है चित्र, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? 1 मई को मजदूर दिवस आपके देखने को मिलता है, 1 मई। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? अल्पना, अल्पना इज द मेन फोक आर्ट ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? ये आपके वेस्ट बंगाल की रहती है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किस कौन हस्ताक्षर करता है? वो सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपीज नोट। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, या फिर आपके पास प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, या वित्त सचिव? तो कौन होगा? लास्ट ऑप्शन डी, वित्त सचिव। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? महानगर में आपके आता है, तो मुंबई आपके सबसे बड़ा शहर है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? Who was the first Indian woman to get gold medal in Asian Game? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये है कमलजीत संधू, ऑप्शन सी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, 3 तरह की सिविल सर्विस है भारत में, कौन कौन सी है? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 हैं। और प्रथम आईपीएस जो रही है वो इसमें से कौन देखने को मिलती है? किरण बेदी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति आपके देखने को मिलती है? विच रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन आपने पढ़ भी लिए हैं। अंडा उत्पादन जो आप देखें एग प्रोडक्शन से रजत क्रांति संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाकी की अगर आप जियोग्राफी और बाकी मिसलेनियस जीके वगैरह के लिए आप चाहें तो क्वालिटी लर्न पॉइंट की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट आप ज़रूर करें। लास्ट के एग्ज़ाम वाले दिन है, नया छोड़ दीजिए, रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, खुद को इवेलुएट कीजिए कौन से टॉपिक पढ़े हैं। उस टॉपिक पर कमांड अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, कमांड तब भी नहीं है अगर पढ़ भी लिए हैं तो फिर रिवीजन की कमी है, और रिवीजन लास्ट में आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है।
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग? लेंथ भी बतानी है और विड्थ भी बतानी है, दोनों आपने बताने हैं। किस रेशो में रहता है? 3:2। 2:3 नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। 2:3 नहीं होगा, बल्कि 3:2 होगा। ठीक है, 3 आपके पास ऐसे होगा और 2 ऐसे होगा, तब इसको कहा जाएगा 3:2। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं समझने के लिए, 3:2 ऐसे हम कहेंगे। तो 3:2 के अनुपात में इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपके मापा जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आपके अपनाया गया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर इसको आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? क्रिकेट। क्रिकेट में आपने देखी होगी रणजी ट्रॉफी, हाल ही में किसने जीती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2024 में ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए गए थे? वेयर विल द 2024 ओलंपिक बी हेल्ड? कहाँ पर ये आयोजित किए गए थे 2024 में ओलंपिक्स? ये आपके किए गए थे पेरिस। ऑप्शन बी। कॉन्शियस रखिए दिमाग को, तब जाकर राइट आंसर आप कर पाएंगे। क्विक रखिए रिस्पॉन्स, जितना क्विक रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? विच सिटी नोन इज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? ऑप्शन डी। दक्षिण भारत का पूछा गया था। उत्तर भारत का पूछा जाता तो क्या कहते आप? कानपुर कहते। और भारत का मैनचेस्टर तो फिर अहमदाबाद आप कहते। अब यहाँ पर पूछा गया था दक्षिण भारत का, तो कोयम्बटूर आपके राइट होगा। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज रिलेटेड टू फुटबॉल? तो कौन सा आपके देखने को मिलेगा? संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। डोरंट कप भी फुटबॉल से संबंधित है। और रोवर्स कप, ये सारे ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी जो है ये फुटबॉल से संबंधित आपके कप देखने को मिलते हैं। प्रश्न आपके पास है मिसलेनियस जीके टाइप के क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, ज्योग्राफी से थोड़े हटकर अब मिसलेनियस में हम चले गए हैं। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? वो गेव द स्लोगन ऑफ रिटर्न टू वेदो या वेद। दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हरियाणा हरिकेन, ये हमारा प्रश्न हो चुका है। यहाँ की अगर हम देखें तो कपिल देव इज राइट आंसर, आप पहले भी इसका आंसर दे चुके हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये भी आपको पता होगा किसके द्वारा आपके पास उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेशन ऑफ फादर किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? एक प्रश्न। और उसके संस्थापक कौन थे? ये दूसरा प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आपके पास संस्थापक 1980 में आपकी स्थापना हुई। संस्थापक आपके कौन माने जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी आपके पास संस्थापक इसमें माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे तो आपके पास इसमें संस्थापक कौन थे आप कमेंट कीजिएगा। वैसे इसको आपके यहाँ पर नहीं किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक के नाम में नहीं माने जाते हैं। तो कौन इसके संस्थापक थे वो मुझे बता दीजिए। ऑप्शन यहाँ होता तो डेफिनेटली मैं आपको बताता, लेकिन क्यूरियोसिटी आपकी बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें तो आपके पास कौन सी नदी के किनारे है? ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस नदी पर बांध भी बना है, सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी के किनारे है। ऑप्शन ए। साइमन कमीशन के विरोध में किसने जो है निम्नलिखित में से किसकी लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हुई थी? और अमंग द फॉलोइंग डाइड ड्यू टू लाठीचार्ज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन? तो ये लाला लाजपत राय पर ये घटना घटी थी, उनके सर पर लाठी पड़ गई थी। और बाद में एक स्टेटमेंट वो देते हैं कोटेशन के रूप में उनकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरे सर पर प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का आखिरी कील साबित होगी, ये स्टेटमेंट आपकी दी थी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, प्रश्न आप ध्यान से सुन लीजिए। वो अमंग द फॉलोइंग यूज द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये आपके पास जो प्रश्न है स्वदेशी और स्वराज वाला, ये एक मोमेंट चला था 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसरॉय के रूप में थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन डी। भारतीय
राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को संवैधानिक रूप से कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको आपके पास अशोक पिलर अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली कब? 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू होता है। नेसेट किस देश की संसद है? नेसेट इज द नेम ऑफ द विच कंट्री या विच पार्लियामेंट, किस देश की संसद का नाम है? तो ये देखने को मिलती है इजराइल, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे शुष्कतम यानी कि आपके पास ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये है अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड? 1875 इज राइट आंसर। बंगाल गजट 1780 में जिसका प्रकाशन आपके किया गया, ये किसके द्वारा किया गया था? इसके प्रकाशक कौन थे? तो ये जेम्स अगस्टस की आपके ऑप्शन सी। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो कौन सी नदी के किनारे ये बसा है? श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? झेलम नदी के किनारे। इसमें ऑप्शन ही बेकार थे तो आप आराम से समझ पाएंगे। सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस देश में किया जाता है? विच कंट्री प्रोड्यूस मैक्सिमम जूट? भारत इसमें सही होगा। भारत वाले इसलिए लिए हैं इस तरह के क्वेश्चन, पिछले भी हमने भारत वाला लिया था क्योंकि इंडिया में एग्जाम हो रहा है तो इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी अकॉर्डिंग टू में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा फुले द्वारा। वास्को डी गामा कब भारत आया था? पता होगा, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हम देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना बता दीजिए। ऑप्शन आपके पास है, नाबार्ड जो है एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 1982, ऑप्शन फर्स्ट सही। घूमर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये तो गलत होना नहीं चाहिए, राजस्थान का है। भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी का आगमन हुआ था? सबसे पहले जो कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी? जितनी भी कंपनियां थी वो सारी ईस्ट इंडिया की, ईस्ट इंडिया से ही आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सारी। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी ने कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से तो बहुत सारी कंपनियां थी, पुर्तगाली, डच वगैरह कहाँ के थे? ईस्ट इंडिया के ही थे। जो पूर्वी आपके पास जो है ईस्ट इंडिया के, जो आपके पास पूर्व से थे वो सारे ईस्ट इंडिया से ही आपके माने जाते हैं। ठीक है, ईस्ट से जितनी भी कंपनियां इंडिया आई उसके आगे आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी ही लगा है, चाहे वो अंग्रेज़ों की हो चाहे आपके पास पुर्तगालियों की हो, सभी के आगे ईस्ट ही लगा है। तो कुछ लॉजिक आप लगा कर चले, ये पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आपके आते हैं और सबसे लास्ट में आपके जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास कोई सजेशन होगा आप सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए जो मॉक टेस्ट की सीरीज है वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में। बाकी आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ आगे की प्रिपरेशन के लिए बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।